ओम शांति। सभी ओम प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। मैं मंचासीन अतिथियों को सादर सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भ्राता ब्रह्मा कुमार राजेंद्र भाई जी मंच पर आएँ और इस मंच को सुशोभित करें। ब्रह्मा कुमार भ्राता चंद्रेश भाई जी मंच पर आएँ। हमारे बीच सरलता के व्यक्तित्व वीनू भाई, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आप मंच पर आएँ। हमारी बहन स्तुति अरोरा, मेरा निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और भ्राता वसंत बिनवाड़िल जी, अलौकिक रत्नों से सजा ये मंच। हर कार्य की शुरुआत परमात्मा की याद, इसका सीधा सा कारण है कि सफलता पूर्व निश्चित हो जाती है। तो हम 3 मिनट पहले परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है। इसीलिए परमात्मा के आह्वान के बाद, उनका स्वागत सत्कार सूक्ष्म रूप में होने के बाद, मैं अतिथियों के स्वागत के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वे आएँ और मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ से और बैचेस से स्वागत करें। और आप सब ताली बजाकर अपना भी स्वागत और मंचासीन अतिथियों का भी स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत परमात्मा का, मंचासीन सभी अतिथियों का और आप सभी का भी स्वागत। ग्राम स्वराज में राजऋषि ग्राम प्रकल्प की भूमिका, जिस पर खास आज हम सब परिचर्चा करने के लिए बैठे हैं। और एक अनुरोध मेरा मंच से आप सभी को भी है कि आप सबके अंदर भी यदि कोई प्रश्न हो
तो वो ज़रूर आप सब पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सब अभी इस सेशन में कम्युनिकेट होंगे। तो सबसे पहले मेरे अंदर जो एक प्रश्न आया कि राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प आखिर ये है क्या। सबसे पहले हर विषय की जानकारी जब तक नहीं है किसी भी विषय की, तो हम उस कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये प्रकल्प है क्या और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता ही क्या है, क्यों हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चंद्रेश भाई से अनुरोध करूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर दें कि इसकी प्रकल्प की आवश्यकता ही क्यों है और ये है क्या। ओम शांति। दीदी जी, ये जो विषय जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हमारी आयोजित हुई है और आध्यात्मिकता द्वारा समृद्ध किसान, सशक्त किसान और समृद्ध गांव, तो यदि हमें समृद्ध गांव तैयार करने हैं तो संपूर्ण ग्राम विकास के ऊपर कार्य करना होगा। ग्राम विकास के हर पहलू को देखना होगा। तो ये वास्तव में उसी को ध्यान में रखते हुए ये राजऋषि गोकुल गांव पूरी जो परिकल्पना है तैयार की गई है। तो मैं, अगर आपकी अनुमति हो, तो हम एक वीडियो जो राजऋषि गोकुल गांव के ऊपर बना हुआ है, यदि उसको सामने रखें सभी के, तो वो विजन क्लियर होगा और उससे हम फिर और चर्चा करें तो और अच्छा बेहतर हो। एकदम हम चाहेंगे कि हम ये देखें। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। तो संसार को बदलने के लिए संस्कार बदलने हैं, संस्कार को बदलने के लिए सोच को बदलना है। अर्थात हमें काम अपने मन पर करना होगा। लेकिन मन पर प्रभाव किसका पड़ता है? मन पर प्रभाव अन्न का पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है और जैसा मन वैसा तन होता है। तो स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें भारत के मन को सशक्त करना होगा और भारत के मन पर भारत के अन्न का असर पड़ता है और भारत का अन्न भारत के गांव से आता है। तो भारत को सशक्त बनाने के लिए शुरुआत भारत के गांव से होगी। स्वच्छ गांव बनाने के प्रयास में इन गांवों में सफाई करने के साथ साथ बड़ी संख्या में कूड़ेदान वितरित किए गए तथा अति अस्वच्छ स्थानों को आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदला गया। घर घर कचरा संग्रहण और पृथकीकरण की व्यवस्था नियमित हर ग्राम में की जा रही है। गांवों को प्लास्टिक मुक्त और ODF प्लस बनाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। हरित गांव बनाने के प्रयास में किसानों के खेतों में व्यावसायिक पौधे और अन्य फलदार वृक्ष लगाए गए एवं उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने ली। साथ ही पर्यावरण दिवस से लेकर वर्षा ऋतु के अंत तक वृहद स्तर पर प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया। ग्राम के प्रवेश द्वार पर ट्री गार्ड सहित अनेकों वृक्ष लगाए गए तथा प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर होने वाले फल, सब्जियां एवं औषधीय वृक्षों का आदर्श खेत नमूना तैयार किया गया और एवोकाडो, अनार, लीची, चेरी, आम और स्ट्रॉबेरी जैसे फलदार पौधों का वितरण भी किसानों को किया गया। पर्याप्त जल संसाधन युक्त गांव बनाने के लक्ष्य से जल संचय करने के लिए सोक पिट्स, मैजिक पिट्स बनाए गए तथा अधिकतम कृषकों के यहां
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया। गांव में समस्त जल संसाधनों की सफाई की गई तथा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ में चेक डैम, खेत, तालावड़ी भी बनाए गए। महिला हितैषी गांव बनाने के लक्ष्य से गांव में महिला पंचायत का निर्माण, स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, कपड़े की प्राकृतिक रंगाई और छपाई पर प्रशिक्षण, सिलाई मशीनों की व्यवस्था, मोमबत्ती निर्माण, मिलेट्स के उत्पाद बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। महिलाओं के लिए विशेष पोषण वाटिका बनाने के प्रशिक्षण दिए गए ताकि अपने घरेलू आवश्यकताओं की सब्जियां, मसाले, औषधीय वनस्पति घर पर ही तैयार की जा सके। बाल हितैषी गांव बनाने की प्रक्रिया में खेल खेल में मूल्य आधारित शिक्षा, इको क्लब एवं बाल पंचायत का गठन, सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं को डिजिटल बनाना, स्कूलों में अध्ययन सामग्री और रचनात्मक सामग्री का वितरण इत्यादि के अलावा स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से शिक्षण संस्थानों का भौतिक विकास किया गया। स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में योग, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, व्यसन मुक्ति शिविर, कैंसर चेकअप, ऑपरेशन थिएटर का निर्माण, पशु चिकित्सालय की स्थापना, मिलेट्स एवं जैविक अन्न को बढ़ावा देना आदि कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त गांव बनाने की प्रक्रिया में किसानों के लिए प्राकृतिक यौगिक कृषि संबंधी प्रशिक्षण देना, कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, कृषि केंद्रों की स्थापना, किसान संगठन बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। गांव में योगा मैट, साड़ियां और कालीन बनाने जैसे छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव बनाने के लिए सुसज्जित पंचायत भवन का निर्माण तथा CSR की सहायता से आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय में सभागार, खेल मैदान, डाकघर, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालयों और सड़कों आदि का निर्माण किया गया। सामाजिक सुरक्षित एवं न्याय संगत गांव बनाने के लक्ष्य से सभी ग्रामीणों को सरकारी अनुदान और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज बहनों द्वारा निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जागृत करने तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए वार्ड सभाएं और रात्रि चौपालें आयोजित की जाती हैं। सुशासन युक्त गांव बनाने के लिए टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन के 5T के मूलभूत सिद्धांत को अपनाया गया है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक सेवा केंद्र इस तरह का कुछ योजना बनाए ताकि फिर जो आजू बाजू वाले गांव हैं उनमें इस प्रकार का परिवर्तन हो सके, वो राज ऋषि गांव बनने के लिए प्लान बना करके आगे बढ़े। तो भारत की सेवा तो अभी भी बहुत सुंदर चल रही है, परंतु जो बाबा का लक्ष्य है कि हर आत्मा को खुद की पहचान, बाप की पहचान और श्रेष्ठ कर्म कैसे हमारे हो, दिव्य गुणों की धारणा किस तरह से हो, आप सब निमित्त बन करके ये पान का बीड़ा उठाएंगे तो सारे भारत के गांव गांव में राज ऋषि गांव बन जाएगा। तो दीदी, ये जो मूल रूप से जो वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा कि राज ऋषि गोकुल ग्राम परियोजना जो है वो क्या है, तो विशेष हमको इसमें यही समझ में आया दीदी कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में किसानों के साथ जो परिस्थितियां हैं, जो केमिकल फार्मिंग बहुत बड़े रूप में हो रही है और जिसके जो दुष्परिणाम आज समाज के अंदर हम सभी देख रहे हैं, तो कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन होता है और जैसा मन वैसा तन होता है और तन का प्रभाव संपूर्ण स्वास्थ्य पे देखा जा सकता है। तो ये पूरी श्रृंखला है और सबसे पहले हमें अन्न पर काम करना होगा, अन्न को शुद्ध बनाना होगा और फिर शुद्ध अन्न और मन के द्वारा फिर बाकी के जो आयाम हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लाइवलीहुड है गांव का, उन सारे ही आयामों पर कैसे कार्य किया जा सकता है और इन सभी पहलुओं
को साथ लेकर के एक संपूर्ण ग्राम विकास, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट जो है उस दिशा में जाया जाए। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि गांव खाली हो रहे हैं, गांव जो है वो शहरों की, गांव वाले जो हैं वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो सरकार के लिए भी ये बहुत एक चिंता का विषय है और समाज के लिए भी। तो यदि कुछ ऐसी योजनाएं तैयार की जाएं और उनको यदि ग्रामीणों को गांव में ही ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाएं जिससे वो गांव छोड़ कर के बाहर जाने के लिए मजबूर ना हो, तो हमारी जो पूरी जो संरचना है जो समाज की वो बनी रहेगी। वरना बहुत ही अल्प समय में हम देखेंगे कि ये धराशायी होने की दिशा में चलेगी, क्योंकि जब तक हमारे गांव सशक्त नहीं है तब तक देश सशक्त नहीं हो सकता। ये तो एकदम सत्य है कि गांव सशक्त नहीं है तो राष्ट्र भी सशक्त नहीं हो सकता। जिस तरह एक बिल्डिंग के लिए नींव का मजबूत होना जितना ज़रूरी है, तो आपका समर्पण भाव हम देख ही रहे हैं। पर एक प्रश्न और उठता है कि राजऋषि ग्राम प्रकल्प और ग्राम स्वराज्य, इनका आपस में क्या समन्वय है? तो मैं चाहूँगी वीनू भाई, जो बहुत लंबे टाइम से, लंबा समय आपने एक ग्राम विकास में और ग्राम क्षेत्र में दिया है, कृषि विभाग में दिया है, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं वीनू भाई? ओम शांति। आप सबको पहले तो अभिनंदन कि हम ऐसी जगह पर इकट्ठे हुए हैं, या तो दूसरे शब्दों में कहें हमारे पुण्य का उदय हुआ, जो पुण्य हमें खींच के यहाँ ले आया। और यहाँ आकर न सिर्फ हम अपने उन्नति की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव के उन्नति की बात कर रहे हैं। आते ही हमें दातापन की बातें सुनने को मिल रही है। हम देश के लिए क्या करें, गांव के लिए क्या करें। हालांकि ये सब बातें आज ही हम सुन रहे हैं ऐसा भी नहीं है। हम जब पढ़ते थे स्कूलों में तब भी ये बातें, ग्राम स्वराज की बातें, ग्रामीण उत्थान की बातें कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी सुनते हैं। समय परिवर्तनशील है। ग्राम स्वराज की बात आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जिस तरह होती थी और उसी तरह आज हम बातें करें तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। फिर भी हमारा देश का ये सौभाग्य है, बल्कि कहें पूरे विश्व का, ये भारत भूमि ने महात्मा गांधी जैसे एक संत कहें, राजनीतिज्ञ कहें, सामाजिक सभी बातें जिसमें थी, उन्होंने ही सबसे पहले ग्राम स्वराज की बातें आज़ादी के पहले की थी। आप सबको याद होगा। मैं यहाँ एक बात खास मैंने कहाँ पढ़ी थी। एक विदेशी पर्यटक भारत में आया था, पूरा भारत घूमा आज़ादी के पहले। पत्रकारों ने जब उस पर्यटक को पूछा था भारत के विषय में कि कैसा लगा भारत, एक ही लिटी में, एक ही लाइन में उसने बताया था कि मैं गुलाम भारत के आज़ाद गांव देख के आया हूँ। परतंत्र देश के स्वतंत्र गांव। ये लाइन कितना सब कह जाती हैं। भारत गांवों का देश है और गांधी जी भी अभी आए ही थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में,
तो सबसे पहले उससे गुलामी से पहले भी उसको जब भारत को देखा गांधी जी ने उस वक्त, तो गुलामी से पहले भी जो बातें उनके दिल में जो चोट कर गई वो थी भारत के लोगों की मानसिकता, गरीबी और गंदगी। आपने कई गांधी जी के प्रसंग सुने होंगे और आप देखेंगे कि गरीबी देखकर ही तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हमारे देश के गांव के कई ऐसे लोग हैं जिन्हों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है पूरे। मैं पूरी जिंदगी जब तक भारत को ये समृद्ध न बनाऊं उस तब तक एक ही कपड़ा पहनूंगा। आप सब जानते हैं। तो गांधी जी की जो स्वराज की कल्पना थी वो सिर्फ गुलामी से मुक्त होने की नहीं थी। गुलामी, गरीबी और गंदगी। भारत गुलामी से तो मुक्त हो गया और हमने उसका उत्सव भी मनाते रहते हैं। लेकिन गांधी जी ने जो कहा उस प्रमाण का जो ग्राम स्वराज होना चाहिए वो आज भी, बल्कि आज अगर कोई विदेशी पर्यटक, या तो हम भी गांव में घूमते हम सब, क्या जो विदेशी पर्यटक ने लाइन बोली थी वो आज हम बोलेंगे? आज जैसे जैसे समय पसार होता जा रहा है, गांव और ही आत्मनिर्भर नहीं है लेकिन शहरों पर डिपेंडेंट हैं या तो सरकार पर डिपेंडेंट हैं। पहले सरकार पर डिपेंडेंट नहीं थे। तो ग्राम स्वराज का मीनिंग या तो उसका अर्थ या तो उसके पीछे की जो भावना है वो ये है कि हमारे प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने, जो पहले थे किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। एक ही सिंपल एग्जाम्पल, आज खाद के लिए गांव डिपेंडेंट हैं, जो फसलों के लिए खाद यूरिया या कुछ भी है उसके दाम बढ़ते हैं, डिपेंडेंट है, उसके लिए कर्जा लेता है। ये पहले जब ये खाद नहीं थी तब भी खेती करते थे, लेकिन हर एक किसान के पास अपना कंपोस्ट पिट था और पूरे साल का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो पशुओं के गोबर हो, ज़्यादातर तो वही था, और बाकी जो भी कुछ हो उसका वो खाद खुद ही बना था। और वो ही खाद हमने देखा है, वो 60-70 के जो दशक में हमने देखा है, 80 के दशक तक कि गांव में अपने कंपोस्ट पिट से अपने ही खेत में वो ही कंपोस्ट, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। तो ऐसा गांव जो गरीबी से मुक्त हो, गुलामी से मुक्त हो, गंदगी से मुक्त हो, स्वच्छ हो, ताकि गांव में रहने वाले गौरव ले सकें। हम किसी को भी जाके बाहर जाके कह सके कि आओ हमारा गांव देखो। जैसे श्याम भाई, सुबह सुना ना आपने जाहोटा, कल, आज वो गौरव से कह रहा है कि आओ हमारे गांव, और सब आते भी हैं, न सिर्फ राजस्थान के लोग, पूरे भारतवर्ष से, बल्कि विदेश से लोग आते हैं। और कहा जाता है कि जिसके घर मेहमान ज़्यादा आते हैं ना वो बहुत भाग्यशाली है। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, एक परिवार की बात नहीं है, लेकिन पूरा गांव अगर गौरव ले सके कि हमारे घर प्रति वर्ष इतने लोग देखने के लिए आते हैं, और सही अर्थ में हमारे गांव पहले तीर्थ स्थान थे। डिपेंडेंट की बात जो मैं कह रहा हूँ
कि पहले गांव में जो झगड़े लड़ाई झगड़े होते थे वो भी गांव में ही निपटाए जाते थे। बाहर ऐसी एक भावना थी कि हमारे गांव की बात बाहर न जाए। ये है आत्मनिर्भरता, ये है स्वाभिमान, ये है गौरव। लेकिन ये कैसे होगा? अभी तो ये सिर्फ बातें ही रह गई हैं, लेकिन हमने पिछले 5-6 साल से श्याम भाई जो हमारे सामने हैं वो बातों को साकार होते हुए देखा है, और वो साकार होते हुए देखा है। उसका कारण रहा है वैल्यूज, जीवन मूल्य, आध्यात्मिकता। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हो कि ग्राम स्वराज मतलब क्या। गांव स्वच्छ भी हो, सुंदर भी हो और सुविधा संपन्न भी हो। गांव में संगठन भी हो, कोई भी प्रकार के जाति भेद, धर्म भेद, इन सब बातों से वो गांव ऊपर हो। आपने देखा होगा जो ग्राम स्वराज की बात स्वतः आज़ादी के पहले के गांव में थे, और आपके दादा दादी अगर उनसे सुना होगा तो सभी जाति सभी व्यवसाय के लोग गांव में रहते थे और हर एक दूसरे की परवरिश करते थे। तो गांव एक परिवार की माफक रह सके, परिवार है, ऐसी एक भावना क्रिएट करके गांव को गौरव दिलाना, यही मैं समझता हूँ ग्राम स्वराज है। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर परिभाषा और उदाहरण के साथ जो एक गांव हमारे सामने आज उदाहरण बनकर उभर कर आया है। आज हम सब समझते हैं ऐसे गांव की आवश्यकता है, अनिवार्य है। न केवल आवश्यकता है, आज ये कहें उसकी अनिवार्यता है। हम सब समझ रहे हैं गांव देश की रीढ़ है, ये भी मान रहे हैं। गांधी जी का स्वप्न है, ये भी मान रहे हैं। अब मैं प्रश्न केवल ये आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे बीच गवर्नमेंट अधिकारी हैं, तो क्या सरकार का इसकी ओर कोई सहयोग या कोई उपाय है? भाई साहब भ्राता बसंत जी हमें अवगत कराएं। ओम शांति। गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए बहुत सारे स्कीम चल रही है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट में हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन 100% सब्सिडी गवर्नमेंट देते हैं। हर तरह के फल उगाने के लिए फार्मर्स को हर तरह के 18 टाइप के फ्रूट्स है हमारे यहाँ। 100% सब्सिडी पे हम लोग फार्मर्स को सब्सिडी अलॉट करते हैं। सेकंड, उसको जो ड्रिप इरिगेशन लगता है, ड्रिप इरिगेशन में महाराष्ट्र में 80% सब्सिडी शुरू है अभी तक। और लेडीज़ के नाम पे खेती नहीं होती, इसलिए जिस लेडीज़ के नाम में 7/12 रहता है खेती, लेडीज़ अगर क्लाइंट हो लाभार्थी तो उसको 10% सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलती है महाराष्ट्र में। कि इसकी वजह से 5-10 साल पहले बहुत लेडीज़ के नाम पे खेती होने लगी है हमारे यहाँ। और जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, जो इम्प्लीमेंट लगते हैं खेती करने को, वो कृषि अभियंत्रीकरण नाम की एक योजना है हमारे यहाँ। इसमें भी हम लोग 50% सब्सिडी से हर तरह के इंस्ट्रूमेंट, खेती में जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ट्रैक्टर ड्रोन इम्प्लीमेंट्स, इसको हम 50% सब्सिडी में देते हैं। और सर ने बोला है कि जो क्रॉप लोन है, हर तरह के क्रॉप से फार्मर को, किसान को करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस भी स्कीम हमारे यहाँ बहुत चले, पंतप्रधान क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम ऑल ओवर इंडिया है वो। तो गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह से प्रयास चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फार्मर्स को बेसिक नीड है आत्मनिर्भर करने के लिए, फार्मर्स को क्या चाहिए? पानी, इलेक्ट्रिसिटी और एश्योर्ड मार्केट। तो 3 चीज़ें अत्यावश्यक है फार्मर्स, किसान को। वही हमारे यहाँ नहीं मिल रही। इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रॉब्लम है, फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ग्राम स्तर एरिया में। और बहुत एरिया में अभी तक इरिगेशन फैसिलिटी की सुविधा अच्छी तरह नहीं है। और मार्केट का तो हम सब लोग जानते हैं कि मार्केट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत एजेंट और मिडलमैन
इसमें बीच में है, इसलिए फुल एश्योर्ड मार्केट प्राइस नहीं मिलती फार्मर्स को। इसमें सुधार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। हम बात कर रहे हैं ग्राम स्वराज्य में राजऋषि ग्राम प्रकल्प, इसकी भूमिका। और जब हम ये देखते हैं कि हम 21वीं सदी की ओर हैं, तो कई बार साधनों की अनुपस्थिति साधना में भी विघ्न डालती है। ये अलग विषय है कि यदि साधना बहुत अच्छी होगी तो साधन अपने आप हमारे जीवन में उपस्थित होने लगते हैं। हमारे बीच हमारी बहन स्तुति हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस विषय पर प्रकाश डालें कि टेक्नोलॉजी और उद्योग का क्या इस ग्राम में कुछ रोल है, या हम पुरातन संस्कृति को लेकर ही अपनी इस संकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं। ओम शांति। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है होगा इसमें। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले। मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ और 15 साल से इस फील्ड में हूँ। कंपनी में मैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है और सीएसआर का जयपुर डिवीज़न में लीड करती हूँ। सीएसआर इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉरपोरेट की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोसाइटी की तरफ वापस देना होता है। ये एक फॉर्म का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम 2 और तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि होता है टाइम। पहला हो गया मनी, पैसे के तौर पे, दूसरा होता है समय, और तीसरा होता है स्किल्स। तो हमारे कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो या तो हम जाके, अगर जो गांव हैं वो हमारे नज़दीक हैं, हम हर हफ्ते जाते हैं, शनिवार रविवार हमारी छुट्टी होती है। अगर हम जा सकते हैं तो जाके, नहीं तो डिजिटल तरीके से हम वहाँ के लोगों को जो भी ज़रूरत है, जैसे अभी हमारा एक 2-3 प्रोग्राम्स के बारे में बात करना चाहूँगी। हमारा एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम चलता है जिसमें हम युवा बच्चों को, जो टीन एज ग्रुप के बच्चे हैं, 12 से 19 साल के बच्चे, उनको हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताते हैं। कैसे रिन्यूएबल एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो, सोलर एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सर अभी बात कर रहे थे, हम कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं अपने गांव को, किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंसी हटा के, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पे हो, चाहे वो किसी बाहर से आप फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं, यूरिया खरीद रहे हैं, उसके फॉर्म में हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उनको बढ़ा के। ये एक हमारा प्रोग्राम है सस्टेनेबिलिटी के लिए। दूसरा अभी जो हमारा चल रहा है, अभी आप सुबह भी हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो अभी एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हमने किया है, आर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज इस बार अब जो ये टेक्नोलॉजी है, ये बहुत जल्दी सब चीज़ों में, हर एरिया में, हर फील्ड, हर इंडस्ट्री में ये आपको दिखेगी। अभी सिर्फ आईटी का टर्म नहीं रह जाएगा, ये हर जगह, हर एरिया में इम्पैक्ट करेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम्स रन करें जो आजकल के बच्चे ऑलरेडी फटाफट फ़ोन सीख जाते हैं, लैपटॉप सीख जाते हैं, तो उनको अगर हम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनको ये सिखा पाएँ कि वो कैसे और काम को बेहतर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और जो बड़े काम उनको दिखते हैं उनको आसानी से कैसे वो स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा अभी ये वाला प्रोग्राम अभी चल रहा है जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बच्चों को सिखा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ट्री प्लांटेशन रेगुलर ड्राइव होती है जो काफ़ी सारी कंपनीज करती हैं जून जुलाई अगस्त के महीने में, राजस्थान में स्पेशली। और उसके अलावा गाँव के लिए हम विमेन एम्पावरमेंट में भी करते हैं, तो उनकी जो भी ज़रूरत है, उनको कहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या परेशानी है, वो समझ के हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, हम वो कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे छोटे इवेंट्स रन करते हैं, जैसे मतलब हमें लगता है कि अगर मैं एक अकेली इंसान जाऊं, परेशानी समझूं और उसकी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूं, तो शायद वो ठीक नहीं है। तो हम अपने सारे एम्प्लॉयज़, जो कि काफ़ी, अगर मैं सिर्फ जयपुर की बात करूं तो काफ़ी बड़ा नंबर सिर्फ जयपुर ऑफिस में बैठता है, तो हम उनको निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, और किसी भी एक गांव में हम साल में एक बार जाने की कोशिश करते हैं। तो इस साल हमने जाहोता को चुना है, अगले ही हफ्ते हम वहाँ पे होंगे। तो वहाँ लोग जाएंगे, उनसे सीखेंगे। हमारा टारगेट होता है कि सिर्फ हम उनको कुछ देने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे सीखने भी जाते हैं। तो जो लेडीज़ हैं वहाँ पे जो अपना काम कर रही हैं, वो हमें दिखाती हैं, सिखाती हैं, तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमसे कोई सीख रहा है, मतलब हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं।
जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनको लगता है कि हम उनको कुछ सिखाने आ रहे हैं, लेकिन हमेशा सिखाना ही नहीं एम्पावरमेंट होता है। मुझे लगता है हम सीख के भी उनको ये दे सकते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम आपसे सीखने आए हैं। दूसरा, हम उन लोगों को बोलते हैं कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप उनसे बात करिए, लोगों से समझिए कि कहाँ आप छोटी सी अपनी स्किल डेवलपमेंट से छोटी सी कोई भी स्किल कंट्रीब्यूट करके आप उनके काम को और बेहतर और आसान बना सकते हैं। चाहे वो सेल्स में हो, उनकी कोई वेबसाइट बनानी है और आपको उनका प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ भी सिंपल तरीका हो सकता है जो हमारे लिए सिंपल हो सकता है बट उनके लिए वो एक बाधा हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस बाधा को अपनी स्किल्स के माध्यम से दूर करें। सो 3 तरीके जो मैंने बोले, पहला मनी, पैसा, दूसरा अपना टाइम, समय कंट्रीब्यूट करके, और तीसरा हमारी स्किल्स कंट्रीब्यूट करके। बहुत बहुत सुंदर बात आपने रखी, मनी और हमारी मेहनत। पर एक चीज़ जो मुझे लगता है सबके मन में ये प्रश्न उठता होगा, और वो मैं सबकी ओर से आप सबके बीच रखना चाहूँगी कि इतने सरकारी प्रयास हैं, इतनी संस्थाएं सहयोग दे रही हैं, पर वास्तविक धरातल पर हमें ये परिवर्तन बहुत न्यून, शनय शनय, या ये कहूँ दिखते ही नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सब एग्रीड हैं? इतने सालों से ये प्रयास हो रहे हैं तो केवल एक ही गांव हमारे बीच आया है। एक से भी उन्नति होगी, पर मैं केवल ये जानना चाहती हूँ, जब सरकारी हमें सहयोग मिल रहा है, संस्थाएं भी हमें सहयोग कर रही हैं, व्यक्ति खुद से भी अभी प्रेरित हो रहा है, तो वास्तविक धरातल पर हमें वो रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मेरा अनुरोध है राजेंद्र भाई से, जो राजधानी में है, दिल्ली में, पलवल से, और बहुत सहज आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं, इसका सटीक उत्तर हमें आप दें। ओम शांति। आपको यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए हैं लगभग। हमने शुरू में वीडियो देखा, उसमें सिस्टर शिवानी जी ने एक ही बात कही थी कि पहले विचारों का परिवर्तन। जब तक हम गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे युवा है, उसके विचारों का समन्वय नहीं बनाएंगे, तब तक हम सही मायने में हम ये योजनाएं जीवन में नहीं उतार सकते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कैंपेन के दौरान मैं हरियाणा के अंदर एक गांव में था, मेरे साथ डीडीपीओ बैठे थे, तो हमारे कैंपेन में आध्यात्मिक लोग बैठे थे। उनके प्रवचनों के कारण वहाँ हज़ारों की संख्या में किसान लोग बैठे थे, पूरा गांव इकट्ठा था, और उस गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो व्यसन से मुक्त हो। हरियाणा के अंदर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जब हम लोग पहुँचे तो पूरा गांव इकट्ठा था मंदिर पर। गांव के प्रधान भी बैठे थे, डीडीपीओ उसमें चीफ गेस्ट थे। जब हम लोगों की बहनों ने और हमने थोड़ा सा विचारों के ऊपर बताया परिवर्तन करने के लिए, उसके बाद एक शब्द मैंने कहा था कि जिस भी व्यक्ति को आज व्यसन छोड़ना हो, हम यहाँ कैंपेन लेकर के आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, क्या आप हमें कुछ देंगे? तो उन्होंने, मैं कहा, पहले तो वो ताज्जुब में पड़ गए कि क्या मांगते हैं। फिर मैंने उनसे कहा, हम आपका ज़मीन जायदाद धन दौलत नहीं मांगेंगे, हम आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए आपके जीवन की एक बुराई मांगते हैं। कोई भी एक व्यक्ति सभा में से उठ के आए, आप सही मानने में मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव बताता हूँ, एक व्यक्ति उठ करके आया तो हज़ारों की लाइन लग गई वो विचारों के समन्वय में। इसी बीच डीडीपीओ जो बैठे हुए थे उन्होंने एक अनुभव शेयर किया। कहता, मैं एक गांव में सरकारी योजना से धन भी मन भी गवर्नमेंट का लगेगा, मतलब लेबर जा कर के नाली बनाएगी और उसके बाद धन भी गवर्नमेंट का लग रहा है, नाली के अंदर जो भी खर्चा आएगा, ऑफिसर्स अपना मन भी लगा रहे हैं, लेकिन पिछले घर वाला अगले घर वाले के आगे से उस नाली को ही निकलने ही नहीं दे रहा है। तो भाई साहब उसका क्या करें, आप इतनी बड़ी सभा के अंदर बैठे हो। तो मैंने कहा, अभी मैं सभा में तो इस बात को नहीं करूँगा, मुझे उस जगह पर लेकर के चलिए। हम अपनी पूरी टीम को लेकर के गए, उस व्यक्ति के घर गए जो अपने घर के आगे से नाली नहीं निकलने दे रहा था। मैंने कहा, आप किस लिए नहीं निकलने दे रहे? कह रहे इनके और हमारे विचारों में समन्वय नहीं है, एकता नहीं है हमें। तो फिर मैंने कहा, ये जगह किसकी है? कि सरकार की है।
मैं आपकी बड़ी बात करता हूँ, आप नहीं निकलने दे रहे, लेकिन इसके पीछे जो रोड पर पानी भरा हुआ है, आपके घर कोई भी मेहमान आता है और वो उस पानी में से निकल के आएगा, क्या वो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? चलो वो तो डूबा है, उसके गेट के आगे तो पानी है ही है, लेकिन आप भी तो बताइए। प्यार से उसको बिठाया, कोई भी उसमें नहीं था, हमारी टीम थी, किसी भी गांव के व्यक्ति को नहीं लिया था, केवल डीटीपीओ थे साथ में। 10 मिनट उसको प्यार से समझाने के बाद उसके विचारों में परिवर्तन आया और उसने उस नाली के लिए यश किया और दूसरे दिन वो नाली बन गई। ये कारण क्या है इसके पीछे? जो कार्यकर्ता है गांव में, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। अगर वो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है तो कोई भी सरकार की योजना हो, औद्योगिक योजना हो, तो वो सही मायने में लग सकती है और हमारा वो स्वप्न जो है ना, राम राज्य होना चाहिए, होगा। बहुत यह आध्यात्मिकता इसके सहयोग हो सकता है। मतलब भाव यही है कि यदि विचारों का परिवर्तन है तो आपको रिजल्ट सामने दिखाई देगा। कहते हैं मिट्टी ने एकता की तो वो ईंट बनी, ईंट ने एकता की तो दीवार बनी, और दीवार ने एकता की तो मकान बना। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। यदि हम एकता करें, चंद्रेश भाई मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, ऐसे विचार परिवर्तन करके आप 1% रिजल्ट कई बार आते हो, क्योंकि ऐसे विकास शनै शनै आते हो। आपने गांव के बीच जाकर रूबरू हुए हैं लोगों के साथ, तो आपको किस तरह के विचारों के साथ लोगों के साथ जूझना पड़ा है, ऐसे कुछ उदाहरण आप जरूर दीजिए। ज़रूर दीदी, सबसे पहले तो जो भाई साहब ने बहुत सुंदर बात की विचारों के महत्व की, तो उससे संबंधित एक कहानी सुनाना चाहते हैं। एक सुराही होती है ना, पानी पीने का घड़ा, तो एक कुम्हार होता है, उसकी पत्नी उसको बहुत समय से कह रही होती है कि भाई आप हमारे लिए सुराही बना करके दीजिए। तो लेकिन उस समय वो चिलम बना रहा होता है और चिलम बहुत बिक रही होती है, तो वो कुम्हार उसकी बात सुनते हुए भी नहीं सुनता और अपने काम में लगा रहता है। तो एक बार उनको काम करते करते ही अपने आप उसके हाथों से वो सुराही बनने लग जाती है। तो वो जो सुराही है, वो जो मिट्टी है, वो कुम्हार से पूछती है कि हे कुम्हार, क्या बात है, आज तुम सुराही बना रहे हो? तो कुम्हार कहता है, आज मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तेरा तो केवल विचार बदल गया, मेरा तो सारा संसार बदल गया। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत। पहले मैं खुद भी, जब तुम मुझसे चिलम बनाते थे तो मैं खुद भी जलती थी और दूसरों को भी जलाती थी। अब तुमने मेरे से सुराही बनाई है, मैं खुद भी ठंडी रहूँगी और दूसरों को भी ठंडक दूंगी। तो ये विचारों का ही सारा खेल है। आज इतने सारे समाज में लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने पहले प्रश्न किया कि इतने सारे प्रयासों के बाद में भी धरातल के ऊपर परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संगठित प्रयास होने चाहिए उसकी कमी महसूस हो रही है। सर्वप्रथम तो सभी जन प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, अपने अपने विचारों में सीमित होकर के, या उनकी जो मान्यता है, उनके जो विचारधारा है, उसी के आधार पर वो प्रयास कर रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा इसमें जो जिस पे काम करने की जो आवश्यकता है, जो भाई साहब ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि संगठित प्रयास, तो उसी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरा जो है मानवीय मूल्यों की कमी। तो जैसे आपने पूछा, हम कई गांवों में जब जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो समस्या है आज के गांवों की, वो है फ्रीबीज। मतलब सरकार की योजनाएं जो इतनी हो गई हैं कि उनको जो बिना काम किए भी कई बार चीज़ें जो फ्री में मिलने जो लगी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण दिखता है। क्योंकि उनको लगता है कि हमारी आवश्यकताएं तो अभी पूरी हो रही हैं, चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हमें कोई ज़्यादा फर्क
नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा, जब हम गांव में जब जाते हैं तो एक सबसे बड़ी चैलेंज हमें ये मिलती है कि वो दुख में हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो समस्याओं में हैं, लेकिन फिर भी वो खुद से आगे आकर के कुछ करने की उनके अंदर अभी वो उमंग नहीं है। तो ये एक आवश्यकता हमें फील हुई कि इस दिशा में लोगों को जागृत करके उनको सही मायने में आत्मनिर्भरता क्या है इसको रियलाइज़ कराना, इस दिशा में काम करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और फिर जैसे जाहोता का उदाहरण लें या और भी कई गाँव में जब इस कार्यक्रम की या इस तरीके के प्रोग्राम्स की जब शुरुआत हुई तो हमें क्या मिलेगा, हम अगर अपना कुछ भी टाइम दे रहे हैं, हमारा गांव है, ये हमारी जिम्मेवारी है, वो भाव अभी समाप्त हो गया है। अगर कोई बाहर से आ रहा है सहयोग करने के लिए तो उनको लगता है कि हमें क्या मिलेगा, हम ये जो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, मतलब इंडिविजुअल गेन का ही अभी विचार मन में चल रहा है, मुझे क्या, स्वार्थ हो रहा है। हमारे गांव में, हमारे समाज में एक बेहतरी आएगी, वो भाव को जगाने की अभी सर्वाधिक आवश्यकता है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये बात दिखाई देती है, मैं समझती हूँ सब इसमें भी एग्रीड होंगे ही, क्योंकि जब तक हम निजी स्वार्थ से बाहर नहीं आएंगे हम अपने लिए भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न यही उठता है ये कि कई बार कंफर्ट जोन और प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन और कंफर्ट जोन, यदि व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो प्रस्फुटित हो जाए, पर यदि प्रोटेक्शन है तो वो उसमें उसकी कलाएं विकसित होंगी। एक उदाहरण केवल मैं दे रही हूँ, हमारा एक गांव है जिसकी चर्चा शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी। वहाँ व्यसनी, उनके युगल पति दारू पीकर आते हैं और माताओं को मारते हैं। ये प्रायः गांव में जहाँ शराब पी जाती है ये समस्या पाई जाती है, पूरा घर परेशान होता है। तो माताओं ने, जिनके पास न ये कोई सुविधाएं हैं सरकारी, न संस्थाएं हैं, न कोई मूल्य है, अगर ऐसे कहें, एक मूल्य उनका सामाजिक उनको अपने अंदर से हुआ, माताओं ने अपना संगठन तैयार किया, लाठियां लेकर रात को खड़ी रहती थी। किसका भी पति दारू पीकर आता था तो ये माताएं लाठी से उनको पीटती थी। इस तरह आज उस गांव में कोई भी दारू भाई नहीं पीता। यानी महिलाएं जो उत्पीड़न में थीं, प्रेशर में थीं, जब वो अपनी शक्ति स्वरूपा में आई, आध्यात्मिकता को उन्होंने कभी देखा सुना नहीं होगा, लेकिन परमात्मा का वो संप्रेषण, वो सहयोग उनको मिला। यहाँ हम बात कर रहे हैं उनको सहयोग मिल रहा है, सरकारी भी, गवर्नमेंट का, संस्थाओं का। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये मूल्य और संस्थाओं का सहयोग कोई मूर्त रूप जल्द से जल्द मानव के अंदर परिवर्तन लाएगा? मैं चाहूँगी राजेंद्र भाई अवगत कराएं। परिवर्तन की एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। सन 1969 की बात है, बाबा ने शरीर छोड़ा था। 36-37 में हमारे पिताश्री जी को एक साक्षात्कार हुआ था। आपने जीवन कहानी सुनी होगी सुबह। उसमें 2 दृश्य दिखाए थे, एक विनाशकारी, एक स्वर्ग का। अब जब स्वर्ग का दृश्य दिखाई दिया तो वो था राजऋषि विलेज का, पैराडाइज का। अब उस एक विचार को लेकर के बाबा ने कार्य करना शुरू किया। उसमें पहले किया क्या, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को बदला, खुद की पहचान की, मैं कौन हूं। उसके बाद उसने कनेक्शन जोड़ा। फिर एक बात हम यथाशक्ति कहते भी आए पहले से, एक नारा है पूरा राष्ट्र का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, कभी भाई बहन क्यों नहीं कहा? कभी विचार किया? क्योंकि गॉड के नाते से हम भाई भाई हैं, है या नहीं है? तो उसके अंदर ये प्रतीक होता है, उसमें धर्म जाति भेदभाव कोई नहीं था। एक समय ऐसा इस राष्ट्र में था, वो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को संकल्प दिलाया। उस विजन को लेकर के बाबा ने कार्य शुरू किया। और ये जब ज्ञान सरोवर जगह ली गई तो मैं यहीं पर था, अपने नक्की लेक के किनारे म्यूजियम में वहाँ रहा करता था। यहाँ बिल्कुल पथरीली जगह थी, किसान की जगह थी, जो दूध दिया करता था उसे ली गई थी।
उबड़ खाबड़ किसी को संकल्प में भी नहीं था कि यहाँ स्वर्ग बन सकता है। बाबा ने पूरे इस जगह को खरीदने के लिए और इसको बनाने के लिए जितने भी हमारे केंद्र हैं सब जगह एक ही बात कही कि इस जगह के लिए सभी को 1 रुपया रोज भंडारी में डालना है। एक संकल्प दिया। उस संकल्प के कारण आज ये जगह खरीदी गई। फिर इसके लिए बनाने के लिए हमारे यहाँ ग्रुप्स आते थे मधुबन में तपस्या करने के लिए। तो हमारी दादी जी, आदरणीय दादी जी खुद, उस समय साधन भी नहीं थे इतना, पांडव भवन में रहते थे हम लोग, और पांडव भवन से पैदल आ करके यहाँ श्रम करते थे, मेहनत करते थे, पत्थर तोड़ते थे, झाड़ियाँ काटते थे, लेकिन एक संगठित रूप में करते थे। और संगठित रूप में एक विश्वास था कि पिता परमात्मा का कार्य है और ये देश मेरे परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा की अवतरण भूमि है, एक विश्वास था। इसी तरह जब तक इस गांव को परिवर्तन करने के लिए, राज ऋषि बनाने के लिए उस गांव के रहने वाले को ऋषि के संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तब तक इस गांव के अंदर परिवर्तन नहीं आने वाला। यही बात सत्य है। ऋषि और कृषि, हम कहते हैं ये राशि भी मिलती जुलती है। अब बात सब तरह से जब हम सुनते हैं तो संगठन की आ रही है। मैं चाहूँगी जो भाई बहन बैठे हैं संगठन में से भी कुछ न कुछ प्रश्न करें ताकि हम कम्युनिकेट हों। पर मैं ये पूछना चाहूँगी बसंत भाई, संगठन सरकारी तौर पर यदि मिल जाए और आध्यात्मिक गुण भी उसमें मिल जाए तो क्या ये परिवर्तन सहज हो, जल्दी हो, ऐसा हो सकता है? सरकारी जो स्कीम चलाती है ग्राम स्तर पे, उसमें अगर अध्यात्म की जोड़ हो जाए तो निश्चित रूप से उसको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देख सकता हूँ कि हमारे अन्ना हजारे जी ने जो आदरेगा योजना महाराष्ट्र में शुरू कर दी है, कि मैं चंद्रेश भाई को बोला हमने सुबह आज कि उसी गांव में हम लोग आपके जो इंस्टीट्यूट है छोटे छोटे सेंटर्स, तो सेंटर को इस गांव को मिला देंगे। तो उसमें थोड़े हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, विषमुक्त खेती करने का हमारा ऑलरेडी लक्ष्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उसमें अगर आपका यौगिक खेती और आध्यात्मिक जोड़ मिल जाए तो निश्चित स्वरूप से विषमुक्त खेती करने में हम लोग सफल हो जाएंगे। और यहाँ से जाने के बाद ऑलरेडी हम लोग 371 विलेजेस हमने कंप्लीट कर दिए हैं आदर्श गांव के, और अब 46 विलेजेस रनिंग है हमारे यहाँ। तो एक लिस्ट हम चंद्रेश भाई को दे के आपकी जो सेंटर्स है उसको कोऑर्डिनेट करके वहाँ एक प्रयोग करना चाहते हैं हम लोग MAU करके, और निश्चित रूप से उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। बात अब यदि हम करें CRCS की, दीदी इसमें हम एक बात जोड़ना चाहेंगे। जैसे आपने संगठन की बात करी, तो ये जो राजऋषि गोकुल गांव जो पूरा प्रकल्प है, इसमें हमने ऐसी कई संस्थाओं को अपने साथ में लिया है, क्योंकि ये एक अकेले व्यक्ति का, एक अकेली संस्था का भी कार्य नहीं है, इसमें सभी के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हमने कई शैक्षणिक संस्थानों को भी अपने साथ लिया है, जो गांव की जो पंचायत होती है उसको हम अपने साथ लेते हैं, सरकार की सारी योजनाओं को, सरकार के सारे विभागों को हम अपने साथ लेते हैं, और NGOs और CSR कॉरपोरेट्स को हम अपने साथ लेते हैं। इस तरीके से समन्वयित रूप से जब प्रयास करेंगे तब ही परिवर्तन हो पाएगा। तो ये भी हमने फॉर्मूला राजऋषि में अपनाया है। नहीं, यही हमको चाहिए। जो सब आइसोलेट होकर, जैसे NGOs अपनी रीति कार्य कर रहा है, सरकार अपनी रीति कार्य कर रहे हैं, आध्यात्म अपनी रीति कार्य कर रहा है, यदि एक मंच पर जिस तरह अभी आप सब सुशोभित हैं, यदि सब संगठित हो जाए तो सबको एक दूसरे का बल मिले और ये विकास चहुमुखी हो जाए। पर जो ये योजनाएं हैं, बस एक छोटा सा प्रश्न, क्योंकि CRCS की हमारी बहन हमारे बीच हैं, क्या एक अंतिम व्यक्ति तक भी जो योजनाएं दी जाती हैं, जो राशि की बातें की जाती हैं, एक गांव के छोटे व्यक्ति पर या अनपढ़ व्यक्ति के पास ये योजनाओं की बातें या इस तरह के सहयोग की बातें कैसे पहुंच पाती होंगी, या बीच में ही वो कहीं और चली जाती हैं? उसका कोई उपाय है?
हाँ जी, बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि आज तक ये प्रॉब्लम आ रही थी हमेशा से कि धनराशि निकल रही है लेकिन नीचे तक कितनी पहुंच पा रही है धरातल पे, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता था। लेकिन अब कंपनियों ने तरीके बदल दिए हैं। अब वो डायरेक्ट धनराशि के फॉर्म में किसी को भी वो पैसा नहीं देते हैं, ना वो एनजीओ को देते हैं, ना डायरेक्ट फंडिंग ट्रांसफ़र नहीं होती है, उसको किसी फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम डोनेट कर रहे हैं, स्किल्स डोनेट कर रहे हैं, उसको फिर आप वैल्यू, मनी वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। या फिर आप उनके लिए अगर जैसे किसी स्कूल को, अभी एक स्कूल की मांग आई थी कि बहुत गर्मी है, उनको एक वाटर कूलर चाहिए, तो हमने उनको धनराशि नहीं दी, हमने उनको वाटर कूलर ख़रीद के वहाँ लगवा दिया। तो अब वो गैप, ताकि जो बच्चों को चाहिए वो उनको मिले, तो हम उनसे ये नहीं पूछते कि आपको कितना पैसा चाहिए, हम उनसे रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है, और हम उनकी वो ज़रूरत पूरी करते हैं, ताकि हमें लगे कि जिसके लिए था वो उस तक पहुंच गया। बहुत सुंदर बात ये भी आज समझ में आई, क्योंकि जो आवश्यकता जिसकी है वो वहाँ तक पहुँचे तो वो उसका लाभ भी लें और उनके जीवन में परिवर्तन भी आए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं अभी चाहूँगी हमारे जो श्रोता हैं, आप लोगों में से यदि कोई प्रश्न करना चाहे। हाँ जी, हाँ जी, माइक एक आप नेक्स्ट बोलिए, इनके बाद नेक्स्ट, इनके बाद चालू कर दो। ओम शांति। मेरा नाम राजमल, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश, मेरठ से लगा हुआ जनपद। और मेरठ से हमारे बीच में माननीय तस्वीर सिंह चपराना बहुत बड़ी एक संस्था चलाते हैं, और उस संस्था के माध्यम से ही दीदियों से उनका परिचय रहा, और साथ में संस्था में भी जुड़े हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से पहली बार मुझे आने का मौका मिला। बाकी मेरे पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों के माध्यम से मैं भीतर की जो मेरी प्रेरणा आई है, मेरे भीतर जो उद्गार उठे हैं, उन्हें व्यक्त कर सकूं। और वास्तविकता मेरी भी लगभग 70 साल की आयु, और विशेष तौर से चाहे सामाजिक संस्थाएं रही हों या गैर सामाजिक संस्थाएं भी हैं, ऐसे में जुड़ा रहा। और गांव और शहर का भेद, और जो मूलभूत विषयों पे आपने चर्चा करी, वो बड़ा गहन विषय है। और मैं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ, क्योंकि ये गांव, किसान और आध्यात्म, ये 3 ऐसे विषय हैं कि जो मूलभूत हैं, भारत का मूलभूत विषय हैं भारत के, जो, क्योंकि जब भी कभी हमारा जो मुख्यालय है दिल्ली, उससे जब भी कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या इस तरह की, तो जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो दोनों हाथ उठाए के बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी 85% आबादी गांव में बसती है। बाकी जब हम गांव की दुर्गति को देखते हैं, कई बार तो मुझे भी अफसोस होता, क्योंकि गांव को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता। और मैं अगर आदर्श के उसमें संदर्भ में आप लोगों का मूल्यांकन करके देखें, तो जितने आदर्श गांव में हैं, वो आदर्श मुझे शहर में नहीं लगता, क्योंकि शहर में भी रहने का मौका मिलता है। और एक शेर मेरे को याद आता है कि तन की हविस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को वीरान बना देती है, भूखे लोगों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो गांव में किसान के वो हालात पैदा कर दिए हैं, वो हालात पैदा हो गए हैं, जबकि कई बार व्यवस्थाओं पे सारी संस्थाएं भी काम करती हैं। और मैं देखता हूं, अगर कहीं सुधार करने की जगह है, कर व्यवस्था अगर सुधर जाए, सारा दोष जो है व्यवस्था का। हम सब रोज देख रहे हैं, जो हमारी यानी रेल सेवाएं हैं, जो पुरानी रेल सेवा है, उस रेल से लगभग 30% से ज़्यादा लोग बिना टिकट सफ़र करते हैं, क्योंकि उन्हें मौका मिलता। और आज जब हम जो ये नई ट्रेन हमारी जो अब चली है,
उससे सफ़र करते हैं कि कहीं 0% भी कोई टिकट बिना टिकट जाने की स्थिति नहीं बनती। इसी तरह से अगर ये ग्रामीण आंचल की तरफ सरकार की ठीक से नज़र हो तो निश्चित रूप से वो दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, वर्षों में नहीं, घंटों में स्थिति बदल जाएगी। और किस तरह से ग्रामीण आंचल में जो केवल खेती से, चाहे किसान छोटा है चाहे किसान बड़ा है, वो खेती से किस तरह से अपने आपके परिवार को कैसे परवरिश अपनी कर रहा है, तो वो उसकी व्यथा को वही जानता है। तो ये जिन विषयों पे हम आपकी चर्चा है, ये वास्तव में हमारे भारत के मूल विषय हैं और इन्हें गंभीरता से सरकार के साथ अगर हम दबाव देके और इन मूलभूत मुद्दों को सुलझवाने के लिए कोशिश करें, तो इसके लिए चाहे हम भी, मैं भी बचपन पे सर्वोदय से जुड़ा, बिनोबा जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला। गोरक्षा विभाग में मैं बम्बई जेल में रह सत्याग्रह बिनोबा जी के आदेश से चला और तब से ही चले आ रहे संस्थाएं सारी लगी हैं गांव को सुधारने के लिए। और मुझे तो पीड़ा होती है जब गांव को लोग कहते हैं ना, और उसके विषय में बेचारा गरीब और इस तरह नादान जैसे शराब गांव में ज़्यादा पीते हैं। बस क्या है कि वो पीते जरूर हैं, बाकी पीते शहर में भी, वो दिखावा नहीं करते। आपकी व्यथा और गथा समझ रहे हैं। जी जी जी। और मैं अभी समझता हूँ जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव में मैं जिस गली से निकलता हूँ जी, तो जो मुझसे ज़्यादा मेरे दादा की उम्र से भी ज़्यादा के लोग हैं और दारू पिए होते हैं तो एक तरफ चले जाते हैं भाई साहब। बाकी जी जी जी, यार मैंने अपने भीतर की जो मेरी तकलीफ मेरे भावों में थी, मैंने उसके लिए आप लोगों के बीच में साझा किया। मैं समय लिया इसके लिए नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अनुरोध है मेरा, आप उनको देंगे माइक, प्रश्न करेंगे, आप लोग अपनी बात कहेंगे भी, लेकिन प्रश्न अभी आप लोग प्रश्न पूछेंगे। ओम शांति। मैं डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे, सेवानिवृत्त संचालक छत्तीसगढ़ राज्य। मैं 3 दिन से यहाँ कार्यक्रम देख रहा हूँ। आज की चर्चा में मैं 3 बातें रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, हम जो राजऋषि या कि योग खेती करेंगे या कि जैविक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, उसके निश्चित गुणवत्ता अच्छी होगी। और अभी जो सपोर्ट प्राइस बनती है वो FAQ के आधार पर बनती है, फेयर एवरेज क्वालिटी। मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी में केवल उसका रंग रूप और मट्टी और कचरा न देखा जाए, बल्कि उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट भी देखे जाए। यदि इसके आधार पर प्राइस फिक्स होगा तो निश्चित हमारे ऐसे प्रोडक्शन का अच्छा पैसा मिलेगा किसान को, और किसान इसके लिए प्रोत्साहित होगा। दूसरी चीज़, हमारे राखी जी ने कहा कि जैसे सुबह जो गांव की चर्चा हुई थी वैसे दूसरे गांव के नहीं बनते। मैं तो कहता हूं कि यदि मैं छत्तीसगढ़ से आकर के उस गांव से सुनकर प्रभावित हो सकता हूं, आसपास के गांव निश्चित प्रभावित होते होंगे। और जो कहते हैं कि इसका असर क्या हुआ, बहुत असर हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गाँव को जोड़ने का काम किया है और आज की सरकार जो बिल्कुल इस पर अंधाधुंध काम कर रही, पूरे में इतना भारी परिवर्तन गाँव में हुआ है कि जो गाँव सड़क से जुड़ गया है उस गांव का 25 से 50 आदमी रोजाना शहर में काम करने आता है और रात को अपने गांव को लौट जाता है। पैसा शहर में कमाता है और वो पैसा को खेती में लगाता है। और उस गांव में एक टेलरिंग की दुकान है, एक साइकिल के मरम्मत की दुकान है, अब तो ऑटो के मरम्मत की दुकान हो गई, सिलाई मशीन है, चाय की दुकान है। ऐसे कम से कम 15-20 रोजगार खुल गए हैं जिसमें 15 से 25 आदमी वहाँ पर वहीं का वहीं रह गया है, वही काम कर रहा है, उसी गांव के बढ़ोतरी कर रही है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का लाभ परोक्ष दिखता है और कुछ लोग अपरोक्ष दिखता है, तो आप उस पर असंतोष मत करिए, इसकी प्रगति हो रही है। तीसरी चीज, बहुत धन्यवाद दादा। अभी ये फ्रीबी की बात आई कि फ्री बहुत दिया जाता है। मैं मानता हूँ, मैं भी सरकारी अधिकारी रहा हूँ, 1/4 1/3 बेस्ट जाता होगा। लेकिन आप सोचिए, अंबानी हो चाहे अडानी हो चाहे कोई भी उद्योगपति हो, ये जितना काम करते सरकारी पैसे पर करते, बैंक के पैसे करते, अरबों खरबों विदेशों में लगाते हैं, बैंक के पैसे का पूरा रिस्क बैंक का रहता है और कमाई इनकी होती है। उसके अनुसार हमारे किसान की फ्रीबी कुछ भी नहीं है, नाम मात्र की भी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा। अंत में एक बात मैं कहना चाहूँगा,
आपने राज ऋषि राम कहा है। अरे आप लोग तो ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म ऋषि बनाइए ना, ब्रह्म ऋषि गांव बनाइए। वो गांव राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि में बड़ा अंतर होता है। राज ऋषि राज आश्रित होते हैं, जिनको राज्य से मान्यता प्राप्त होती है उनको राज ऋषि कहते हैं, जैसे विश्वामित्र थे। और जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, जैसे आप लोग हैं, ऐसे वशिष्ठ जैसे लोग होते हैं, तो वो आप राज ऋषि नहीं बल्कि ब्रह्मर्षि ऋषि के गांव बनाइए। मेरी आपसे बहुत सुंदर एक नया निवेदन आया है। इसमें ज़रूर हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो राजऋषि जो शब्द है ये परमात्मा का दिया हुआ शब्द है, और ये शब्द का भाव इसमें ये है कि उस गांव में रहने वाले राजा की तरह संपन्न हो और ऋषि की तरह आदर्शवान हो। हमें ऐसे गांवों का निर्माण करना है। इस भाव से इसका नाम राजऋषि रखा गया है। एक प्रकार से राजा जनक का ये भाव हुआ कि वो राजा भी रहे और ऋषि भी रहे। जी आप आइए, पहला इधर आ जाइए, पास में आ जाइए आप। जब तक वो आए मैं 1 मिनट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट। ओम शांति। बहन जी ने अभी एक पर्सन पूछा था वसंत जी से, क्या संगठन के मामले में अध्यात्म का सहयोग हो जाए, योग हो जाए उसमें, तो क्या उसके परिणाम आएंगे? बहन जी, मैं एक मेरा जैसे पिछले महीने का अनुभव के साथ मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो हमारी संस्कृति में हम देखें, हमारे बुज़ुर्गों ने जो है पीपल को बचाने के लिए उसको अध्यात्म से जोड़ा था, कि उस पीपल के महत्व को वैसे समझाते तो शायद उसको जो है ना भी मानते, पर उसको देवी देवताओं का वास बता के उसको जो है धार्मिक वो दिया गया, तो उसने जो है लोगों को उसको पूजना शुरू कर दिया उसको। इसी प्रकार से एक हरियाणा के अंदर भिवानी ज़िले के अंदर एक मंडाना गांव है, वहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कोई भी कार्यक्रम करता है तो मुश्किल हो जाती है 50 से 100 किसान इकट्ठे करने। लेकिन वहाँ पे एक मंदिर है और एक धाम का जो उसने रूप लिया हुआ है, और वहाँ पे उस धाम में जो सन्यासी बाबा हैं वो पढ़े लिखे हैं, मतलब IIT बेंगलोर के पास आउट हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर संन्यास लिया हुआ है वहाँ पे। वह उन्होंने उस गांव में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर एक भंडारा रखा। उस भंडारे में मेरे को भी उन्होंने जो है प्राकृतिक खेती पे एक वक्तव्य के लिए किसी ने सलाह दे दी और उन्होंने जो है मेरे को आमंत्रित कर लिया। मेरा वहाँ पे 20 मिनट का वक्तव्य था सिर्फ, लेकिन वहाँ पे वो गांव पूरा इकट्ठा हुआ था। वहाँ पे कम से कम भी 2000 की गैदरिंग थी। उस गैदरिंग में जब वो 20 मिनट का जो वक्तव्य दिया तो वहाँ से उन किसानों की मांग आई कि डॉक्टर साहब हमारे गांव में ट्रेनिंग रखो आप प्राकृतिक खेती की। उसमें से निकल के आई वो डिमांड, और वहाँ पे फिर मैंने स्पेशल 1 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया प्राकृतिक खेती का। बहन जी, मेरे को बताते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है। उस दिन जो है राजेंद्र जी 12 किसानों ने संकल्प लिया इसी खरीफ सीजन से वो प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। तो उसने जो अध्यात्म से जो उड़ के नहीं तो वो चीज़ शुरू की, तो उसके तुरंत परिणाम हमारे सामने आए। तो इस प्रकार से जिस भी गांव में जिस चीज़ की भी मान्यता है उसको हम थोड़ी सी प्राथमिकता दे के न उसके साथ साथ जुड़ के करें, तो कोई भी हम जो कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना होती है। मानव मन की संवेदनाओं से हम जुड़ जाएं, आपका भाव यही है। जिन संवेदनाओं से जो जहाँ जुड़ा है उनसे लाभ लिया जाए। जी ओम शांति। सारे आप सभी लोगों के विचार सुनने के बाद एक बहुत बड़ी बात मन में मेरे उभर के आई कि गवर्नमेंट इतनी योजनाएं बनाने के बावजूद हमारी जनता को प्रॉपर लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो सिर्फ हमारी जनता के फायदे के लिए, भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं वो योजनाएं हमारे नीचे के स्तर तक पहुंच पा रही है। उसका रीज़न कहीं न कहीं हमारे भ्रष्ट राजनेताओं की वजह से ये सारी योजनाएं बीच में ही ख़त्म हो जाती है और जनता तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
आज भाई जो है कि सरपंच एक मामूली से छोटे से सरपंच थे जाओदा गांव के, उन्होंने जो चीज़ बनाई और गांव की काया पलट की। क्या हमारे राजस्थान में 11,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं, क्या वो हमारे राजस्थान को सुधार नहीं सकते? मैं मेरे ही स्टेट की बात करूंगी। क्या वो ऐसी मतलब जो है कल्पनाएं वो नहीं कर सकते? लेकिन जब तक वो लोग हमारे आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे तब तक वो योजनाएं हमारे धरातल पर नहीं पहुंचेंगी, चाहे कितना भी कुछ भी कर लें हम। ये बहुत मार्मिक सत्य है। हमारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल चलती है और एक गवर्नमेंट की स्कूल चलती है। गवर्नमेंट में जो टीचर आते हैं बड़ी मुश्किल से उनका सिलेक्शन होता है, काफ़ी पढ़ने के बाद ट्रेनिंग कोचिंग, उसके बाद जो है वो मास्टर बनते हैं। और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो जितना भी सुविधा उनको कम से कम तनख्वाह दे करके और वो स्कूल अपने पढ़ाने के लिए, लेकिन रिजल्ट उन 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चों का अच्छा रहता है। और वो टीचर जो कि गवर्नमेंट स्कूल है उनका रिजल्ट नील रहता है। और मुझे पता है, मैं जब गई तो वो सभी बच्चों को टिपा टिपा करके उनको पास कर रहे हैं। जो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे उनको किताब पढ़ना नहीं आता, उनको सोचने की क्षमता नहीं है, फिर वो कैसे मतलब जो है कि आगे हमारे देश का निर्माण करेंगे? ये बहुत बड़ी सोचने की स्थिति है जो कोई भी नहीं समझ पा रहा है। और हमारे गवर्नमेंट जो है कि आज हमारी जनता देखिए, आज गरीबी तो है गांव के अंदर। अब वो आदमी कमाए या राजनीति करे, इसीलिए वार्ड मेंबर बना दिया, सरपंच बना दिया। उनकी जिम्मेदारी हो जाती है पूर्ण रूपेण कि वो हमारे गांव का विकास करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप जिसने भी ये सोचा, राज ऋषि ग्राम प्रकल्प जिसने सोचा है, रियली ये बहुत एक आत्मा को छू लेने वाला शब्द है। अगर ये लागू हो जाता प्रत्येक पंचायत में तो कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन वो राजनेता, वो पंचायत का मेंबर या वो विधायक या वो सांसद वो पूरा नहीं होने देंगे। वो कहीं न कहीं उसकी नब्ज को पकड़ लेंगे और उस विकास कार्यों को अपने भ्रष्टाचार के अंदर उसको दबा देंगे। आपकी बात हम समझ ये गए। सत्यता है, ये बिल्कुल सत्य है। आपकी बात समझ भी गए हैं, सब देख भी रहे हैं कि ऐसा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, हाँ, हम बहुत उसके कम सफल हो पाएंगे। अब यूं तो वैसे भी सफल होंगे, जिसको लेकिन ये चीज उन लोगों को यहाँ पर लाना चाहिए। बेन और ये जी, चीज हाँ, उनको बेन जी, आपने जिन्हों को भी संबोधित किया, वार्ड मेंबर ये हैं वो हैं, ठीक है, कोई नहीं है यहाँ, बराबर। आध्यात्मिकता मीन्स क्या है? कोई क्या करता है वो नहीं, मुझे क्या करना है। पहली बात, हमारे जानकी दादी बार बार हमें ये स्मृति दिलाती रहती हैं, पूरे ब्राह्मण परिवार को और ऑडियंस को, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, बराबर। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आपकी बात में देखिए कि गांव में गरीबी है। मैं ग्राम विकास से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में ग्राम विकास विभाग में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मैंने काम किया है। तो गांव में जाना होता है, पब्लिक से मिलना होता था, ग्राम सभाओं में भी जाता था। मैं एक प्रश्न पूछता था कि गांव को गोकुल बनाना है, आपका गांव कैसा है, गोकुल है? पहला प्रश्न था कि नहीं। दूसरा, बनाना है तो कोई ना कहेगा? नहीं, सब कह के बनाना है। अभी आपको भी पूछें, बनाना है क्या? यस और नो? बराबर। चाहते भी हैं, बनाना भी हैं। तीसरा प्रश्न, बनाएगा कौन? बराबर। जब बनाएगा कौन, तब अंदर से तो यही है, सरकार ये नहीं कर रही है, वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं, मैं तो देखने वाला हूँ, गोकुल गांव बनेगा उसको नहीं। पहली बात ये है। चंद्रेश भाई ने भी कहा कि इसके लिए हमें सबको जागृत करना होगा। करेगा कौन जागृत? मैं समझता हूँ और हमने देखा है और हमारे सामने सैंपल हैं,
श्याम भाई को पूछेंगे किसने जागृत किया? आध्यात्मिकता ने। लेकिन वो आध्यात्मिकता लाई कौन? तो कि बहनें, न सिर्फ बहनें, ऐसे कई लोग हमारे देश में हैं जो ला सकते हैं। बात ये है कि हमारे गांव गरीब नहीं है, गरीबी नहीं है। गांधी जी भी जानते थे गरीबी धन की नहीं, हमारे देश में चरित्र की है। और इसका मैं सैंपल गांव सभा में जाकर कहता था कि ये करेगा कौन? तो कि सरकार। वो मैं कि सरकार और उसके बिना हो सकता है? तो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर मैं पैसे गिनाता था। कैसे? 2 मिनट लूँगा। कि आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? तो कहते थे 4000। वो ही कहते थे 4000। दूसरा प्रश्न पूछता था, क्या आपके गांव में व्यसन करते हैं? व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि? तो क्या हाँ। तीसरा प्रश्न, कितने लोग करते होंगे? तो कोई कहता था 60%, कोई कहता था 50%, ऐसे अलग अलग थी। लेकिन 50 से नीचे कोई बोलता नहीं था। और आप भी इस बात से सम्मत होंगे, व्यसन माना एक छोटा सा गुटखा भी खाना, वो भी व्यसन है। अब चौथा प्रश्न था कि चलो 50% करते हैं। तो 50% माना 2000। अच्छा, चौथा प्रश्न था वो रोज का कितने रुपये का व्यसन करता होगा? तो कोई कहते 50 रुपये का, कोई कहते 40 रुपये का, ऐसे कहते थे। अब सिंपल, हाँ शराब वो है, वो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी रकम, लेकिन सिंपल गुटखा लें, मिनिमम फिगर लें, 10 रुपये का व्यसन तो एक व्यक्ति करता होगा। तो सब बहुत इजीली कह देते कि हाँ उतना तो करता ही है। अब एक व्यक्ति रोज का 10 रुपये का व्यसन एक गांव में 2000 लोग करते हैं, तो रोज का कितना रुपया हुआ? गांव के 20,000 रुपया। मैं पूछता महीने के कितने हुए? 6 लाख। वर्ष के कितने हुए? 72 lakhs रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ये 72 lakhs रुपीस सरकार ने दिए थे आपको? किसी संस्था ने दिए थे? CSR से मिले थे? ठीक है, नहीं। कहाँ से? आपके गांव में इतने पैसे हैं, उन्हों को भी आंख खुल जाती थी कि हाँ इतने पैसे। और वो तो मिनिमम काउंटिंग है, और वो तो एक ही बात का है। उसके द्वारा होने वाली इफ़ेक्ट, हेल्थ पर इफ़ेक्ट होती है, उसके कारण पैसे खर्च होते हैं, वो सब तो अलग चीज़ है। तो आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? अभी ये बात मेन है कि अभी जो हमें क्रांति करनी है, ये कोई बातें नहीं हैं, और ये इतना इजी नहीं है कि कल से हम शुरू कर देंगे जाके। ये क्रांति है, और क्रांति के लिए तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, सजाग रहने की ज़रूरत है। और जब हम ये करने के लिए निकलेंगे तो हमें ज़रूरी नहीं कि पूरे गांव को हम बना दें, लेकिन विद्यालय का ये भी एक परमात्मा ने स्लोगन दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज विश्व गुरु की बात हो रही है ना? भारत विश्व गुरु है। स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट विलेज की भी बात हो रही है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती हैं स्मार्ट सिटी बनाने के पहले सिटी में रहने वाले, स्मार्ट विलेज बनाने के पहले विलेज में रहने वाले स्मार्ट सिटीजन चाहिए। इसलिए सुविधा वो तो सब परछाइयाँ हैं, बाकी सब जो बातें कर रहे हैं ये होना चाहिए, वो तो परछाइयाँ हैं। स्मार्ट सिटीजन, और जब स्मार्ट सिटीजन तैयार होंगे, और ऐसा था हमारे देश में, तब तो ये देवभूमि कहलाता था स्मार्ट सिटीजन। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों का यही काम है, और हम सब का यही काम है, क्रांति करनी है। अच्छा है सब कहते हैं, लेकिन अच्छे को शुरू करने वाले कोई एक चाहिए। आपके पीछे अनेक चलने के लिए तैयार हैं, तो हम शुरू करने वाले बने, किसी के लिए वेट न करें, हम शुरू करें। आप देखेंगे जुड़ते जाएंगे। श्याम भाई से ऐसा ही हुआ है, अकेला था फिर जोड़ते गए।
और बहुत सुंदर बात भाई साहब ने कही कि मुझसे शुरुआत करनी है। जो भी कार्य परिवर्तन का हम देखना चाहते हैं तो स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। और बहन जी, जो बात आप शिक्षा के लिए कह रहे थे, तो हमें आपको सुनाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हम विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में और भारत के अन्य स्कूलों में भी अब हम इसके प्रयास करने जा रहे हैं। और पूरे भारत में अपने ब्रह्मा कुमारीज़ के 5000 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र हैं। अब हम लक्ष्य रख करके एक सेवा केंद्र एक स्कूल उस पर फोकस कर रहे हैं और अगले वर्ष हमने 5000 स्कूलों पर कार्य करने का संकल्प लिया है। बहुत बढ़िया। और विनू भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि स्वयं से चालू करें और गांव ऑलरेडी संपन्न है। लेकिन दीदी का जो क्वेश्चन है कि जो भी लोग ऊपर से नीचे नहीं पहुंचाने के पीछे रीज़न क्या है, जो मेरा समझना है कि जितने भी लोग हैं हर कोई धर्म को मानता है या कोई ना कोई संप्रदाय से जुड़ा है, मंदिर जाता होगा, पूजा पाठ करता होता, लेकिन एक छोटा सा मिसिंग पॉइंट है कि वो आज तक खुद को नहीं पहचान पाए, जो आज हम यहाँ पे आने के बाद में पहचान पाए। जो जिनको पता चला है वो खुद कौन है, तो फिर उनको ये भी पता चला कि साथ में ले जाने का साधन तो नहीं है, नहीं तो जमा करते जा रहे हैं, बराबर। जितना भी ऊपर से आ रहा है करप्शन करके जमा करते जा रहे हैं और वो उनको पता ही नहीं है कि साथ में ले जाने का कोई साधन नहीं है, सब यहीं छोड़ के जाना है। साथ में वही चलेगा, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हम अच्छे कर्म बुरे कर्म जो करेंगे वो साथ में चलेगा, उसके हिसाब से आगे की ज़िंदगी मिलेगी। कोई बहुत अच्छे घराने में पैदा होगा, कोई झोपड़पट्टी में पैदा होगा, अपने कर्म क्लियर करने के हिसाब से। तो ये ज्ञान यहाँ से जो मिल रहा है, ये ज्ञान, और आपने जो बोला अभी, अगर स्कूल में मिले, बचपन में मालूम पड़ जाए कि वो कौन है और मुझे कैसा कर्म करना है, तो शायद दीदी कोई जमा करने की कोशिश करेगा ही नहीं। वो अच्छे कर्म का ही पैसा कमाएगा और सारा का सारा हमारे श्याम भाई की तरह हर सरपंच उसी तरह काम करेंगे तो हर गांव संपन्न हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉलेज लाइट है। इस मंच से मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ और जानना भी चाहती हूँ, क्योंकि बातें हम सब कर रहे हैं। आध्यात्म हमें सिखाता है कि पहले अपने ईगो को, अहंकार को विलीन करना होगा। राष्ट्र की, समाज की बात हम पीछे करें। अगर हम एक घर की भी बात करते हैं तो कई कई दिनों तक एक दूसरे से बातें हमारी बंद होती हैं। ये विषय नहीं है, पर मैं जोड़कर आपके सामने दादी की बात रखना चाहती हूँ कि यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको मेडल मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको मंच पर बिठाया जाएगा, ये भी आवश्यक नहीं है। यदि एक ड्रिंकर रोड में गिरा हुआ है, स्टेशन पर है, यदि आप उसको उठाने जाएंगे तो आप गाली खाएंगे। आप तैयार हैं? वो आपका भाई नहीं है, लेकिन वो समाज का एक बंदा है, स्टेशन पर गिरा हुआ है, ट्रेन आने वाली है और वो पूरी तरह टुन्न है। आप उसे उठाने जाएंगे, वो आपके मुंह पर थूकेगा, गाली देगा। आप उसको कहेंगे मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, वो बोलेगा तेरे को मैं बचा दूंगा, ट्रेन को मैं रोक दूंगा, मैं इशारा करूँगा। तब भी क्या आप उसका सहयोग करेंगे? हाँ जी या ना जी? बात कर्मों की कर रहे हैं हम, व्यवहार की भी कर रहे हैं, आध्यात्म की भी कर रहे हैं। गाली भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, पर पहले सम्मान की यदि अपेक्षा है या किसी और से लेने की अपेक्षा है तो माफ़ कीजिए, काम यहीं छोड़ दीजिए। घर का भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, पर यह बात संपूर्ण सत्य है। आपको सब कुछ मिलेगा, सम्मान बहुत पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि सम्मान जब मिले तो ज़्यादा डरिए, क्योंकि उसमें अभिमान आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनका सामने आप फ़ोटो देख रहे हैं, जिन्हें प्यार से हम पिताश्री ब्रह्मा कहते हैं, 60 वर्ष की आयु, जहाँ व्यक्ति थक जाता है और सोचता है अब आराम का जीवन जीऊँगा। जवाहराती बाबा, जिनका बिजनेस टॉप लेवल पर उस समय, जब शिव बाबा ने उनके जीवन में आए पधरामणि की, तब उन्होंने एक श्रेष्ठ समाज की और श्रेष्ठ युग की कल्पना करवा दी, जो असंभव थी। आज तो फिर भी हमें वो संभव दिखाई देती है। जो सैल्यूट किया करते थे बाबा को, गालियां देने लगे, थूकने लगे। बाबा जाते थे तो लोग दरवाज़ा खोल के स्वागत किया करते थे, द्वार बंद किए जाने लगे, पर बाबा रुके नहीं। एक 60 साल के कंधे पर भगवान शिव ने सत्युग का नव शंख नाद कर दिया। सिंध, अविभाजित भारत,
आज जहाँ वहाँ कुछ भी नहीं था, बीज वटवृक्ष बन गया और 140 देशों में आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान अपना कार्य कर रही है। यदि वो गाली न खाते, वहीं रुक जाते कि मुझे क्या पड़ी है, मेरी आराम से 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं, तो आज यहाँ बैठकर ये लाभ न लेते होते। मुझे ये कहते कोई संकोच नहीं होता कि उस पूर्वज ने ही आपको यहाँ बुलाया है और आप यहाँ बैठकर सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं और आध्यात्म का लाभ ले पा रहे हैं। केवल वही बात कीजिए, मैं यहाँ से जाकर क्या करूँगा, करूँगी, वरना यहाँ आना भी शायद सार्थक नहीं होगा। ओम शांति। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ जो 7 दिन का कोर्स दिया जाता है और वो आधा घंटा रेगुलर, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स का होता है। हम यहाँ आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, पहले वहाँ कभी ब्रांच में भी आप नहीं गए होंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, यहाँ हमने कुछ भी नहीं सीखा है, यहाँ तो बीज बोया गया है खाली। लेकिन जब तक इसको पानी, इसकी खरपतवार आदि की देखरेख नहीं करेंगे, तब तक ये बीज अंकुरित नहीं होगा, ये जीवन आध्यात्म से संपन्न नहीं बनेगा। इसलिए आप वहाँ जाने के बाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से रेगुलर 7 दिन का कोर्स फिर से कीजिए। कर सकते हैं ना? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाएंगे? आपको सभी समर्थन करते हैं। हाँ, फिर सेकंड बात, आज एक व्यक्ति के अंदर संस्कार बन गया है, स्वयं परिवर्तन करने से पहले दूसरे की ओर उंगली उठाना, और उंगली दूसरे की ओर जब एक उठती है तो 3 किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? ब्रह्मा कुमारी में सबसे पहले परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, आदरणीय दादियों के द्वारा यहाँ हम सभी के जीवन को 3 बातों में बदला है। एक तो बार बार हम कहते हैं मैं, मेरी मानी जाए, मैं और मेरी बोलने वाली चीज क्या है, उसका मूल गुण क्या है, कौन कौन से गुण है? पवित्रता, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद आदि आदि। इन गुणों को हमें जीवन में प्रयोग करना है, ये सिखाया गया, जीवन में व्यवहार में लाना है। दूसरी बात, परमात्मा, जिससे परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर कहते हैं, वो एक है, वो एक है। जब तक उस एक की एकता में नहीं आएंगे, उसका उदाहरण मैं देता हूं, ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस माउंट आबू है और 140 देशों के अंदर शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज़ निकलती है जिसको हम प्यार की, मोहब्बत की भाषा में मुरली कहते हैं। आज की डेट में जो मुरली यहाँ सुनाई गई वो पूरे विश्व में आज 15 लाख से ज़्यादा लोग सुने हैं। तो एक मत हुए या नहीं हुए? तो एक मत की स्थापना ब्रह्मा कुमारी के द्वारा स्थापित की जा रही है, ऐसा एक स्वराज्य बनाया जा रहा है। तो हम परिवर्तन करें। उंगली जब उठाई जाती है ना, इसके ऊपर छोटी सी बात बताऊं। एक बार मैं नोएडा में था तो वहाँ कुछ लोग उठे, एक गांव में, नोएडा के अंदर ही शराब की दुकान खुली थी। वो बोले भाई साहब मोदी जी से कहो शराब बंद कर दें। मैंने कहा भाई जी ठीक है आपकी बात में, क्योंकि पंचायत सभा में थी। तो एक उदाहरण देता हूँ, इनकी एक गाँव में दुकान है, एक परचून वाला आकर के इनको 200 रुपये किराया देता है, शराब वाला आकर के 2000 रुपये देता है, और गवर्नमेंट को भी सबसे ज़्यादा इनकम शराब से है। तो गवर्नमेंट क्यों बंद करेगी और ये क्यों खाली करवाएंगे? क्योंकि 200 की जगह 2000 मिल रहे हैं। यदि उसी कस्बे के लोग सभी शराब पीना ही छोड़ दें तो वो दुकान 2000 रुपये किराया दे पाएगा? दे पाएगा? वो कंपनी चल पाएगी? तो जब तक हम खुद ब खुद से त्याग करके आगे नहीं बढ़ेंगे, सरकार पर दोष रखना, किसी गांव के प्रधान पर दोष रखना, ये व्यर्थ है। हमारे श्याम भाई ने पहले खुद से किया है, गवर्नमेंट को तो बाद में आगे लिया है, किया है ना। तो हमें खुद को बदलना है, खुद से ही करना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा चर्चा हो रही है। तो मेरा गांव महाराष्ट्र में सातारा जिले में है। तो पिछले 15 साल में मैं एक छोटे गांव का हूँ। उस गांव के 3 इलेक्शन हो गए, लेकिन वो बिन विरोध हो गए। माना सर्वसम्मति से वो 7 मेंबर चुने गए। इसको मराठी में बोलते हैं बिन विरोध इलेक्शन। दूसरा, हमारे गांव में
हर अमावस्या को ऐसे उन्होंने 12 ग्रुप किए हैं कि एक ग्रुप हर अमावस्या को पूरे गांव को भोजन देता है और पूरा गांव इकट्ठा आके मंदिर में भोजन करता है मास में, माना हर अमावस्या को। ये 2 बातें हैं। अभी मेरा प्रश्न है आदरणीय वसंत बिनवडे साहब को कि महाराष्ट्र ये पायनियर स्टेट है कि जहाँ आदर्श गांव को सरकार ने ही प्रोत्साहन दिया है। तो माननीय थोर समाज सेवक अन्ना हजारे साहब यहाँ भी आके गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में आदर्श गांव संकल्प और प्रकल्प समिति का शुरुआत की। उसके बाद पोपटराव पवार जो कार्याध्यक्ष है वो भी यहाँ आके गए हैं। उनका गांव हिवरे बाज़ार वो फेमस है। तो ऐसे भारतवर्ष में ऐसे गिने चुने गांव है कि जहाँ आदर्श गांव या आइडियल गांव का अच्छा उद्धार हुआ है। तो मैं अभी वसंत भाई को विनती करता हूँ कि जो आदर्श गांव के जो 7 ये है पंचसूत्री है, या पहले पंचसूत्री थी कि आदर्श गांव चुनने के लिए 5 सूत्री थी। अगर वो गांव मान्य करता है तो उसको आदर्श गांव में समावेश किया जाता है। तो अभी कौन सी वो 7 सूत्री है कि वो आप सभी को सुनाइए। सर, आदर्श ग्राम का जो प्रिंसिपल है मेन, सब लोगों ने अभी चर्चा में बहुत चर्चा हो गई उसमें। तो मेन जो प्रिंसिपल हम लोगों ने महाराष्ट्र में बनाया है आदर्श गांव का, तो उसमें पहला सूत्र है चराईबंदी। और गांव में जो ओपन ग्रीजिंग रहता है एनिमल का, और टोटली उसको बैन है। सब लोग अपने अपने गोटे पे जानवर को बांध के चारा खिलाते हैं। चराईबंदी पे टोटल बैन है, 1 नंबर। 2 नंबर में कुराड़बंदी, जो वृक्ष तोड़ते हैं लोग, वृक्ष तोड़ने को बैन है। और हर साल वृक्ष अलग अलग स्कीम में, प्रोग्राम में हम लोग लगाते हैं उस गांव में। और 3 नंबर का है बोरवेल बंदी, जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है बोरवेल की वजह से, तो वो टोटल बोरवेल बैन करके ओनली कुएँ खोद के वहाँ से इरिगेशन कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा है नसबंदी। नसबंदी में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने देते हैं गांव में। हर कुटुंब में एक कपल में मैक्सिमम 2 ही बच्चे उसमें होते हैं। दूसरा है नशाबंदी, अल्कोहल बैन। उसमें सर ने बोला है कि बीड़ी, सिगरेट, टोबैको और अल्कोहल टोटली गांव में बैन है, कोई किसी भी दुकान में मिलेगा नहीं। और बाद में श्रमदान में हर गांव में 2 व्यक्ति को 1 महीने में श्रमदान करना पड़ता है। अगर जिसके पास टाइम नहीं है उसको 2 दिन का MREGS का जो नॉर्म है 314 रुपये पर डे का, वो तो उसका ग्राम पंचायत के फंड में उसको जमा करना पड़ता है। बाद में जो आंगनबाड़ी मुक्त यानी ओपन शौचालय को बैन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से शौचालय बनाने की एक स्कीम चालू है हमारे यहाँ। जिन लोगों को शौचालय नहीं है उन लोगों को गवर्नमेंट की निधि से शौचालय बनवा के मिलता है। जो गाँव ये सप्तसूत्री ग्राम सभा के ठहराव करके हम लोगों को प्रस्ताव सादर करते हैं, हम लोग गांव में जाके सब देख के इंस्पेक्शन करके उस गांव को स्कीम में इंक्लूड करते हैं। ये जो बेसिक सप्तसूत्री है ये जरूरी है। अगर गांव में शराब हो, स्वच्छता नहीं है, पीने का पानी ठीक नहीं है, अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज की बहुत ही गंदगी है, तो उस गांव को हम लोग क्वालिफाई नहीं करते। उसको नेक्स्ट ईयर का एक चांस मिलता है बाद में। और जो रूरल एरिया है, आदिवासी बेल्ट, जहाँ रिमोट एरिया में हम लोग, जब से मैंने चार्ज लिया है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में आदिवासी बेल्ट में ज़्यादा गाँव लेते हैं हम लोग। और उस लोगों को ज़रूरत है। अभी भी बहुत लोगों में अन्न वस्त्र निवारण जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आदमी की, तो आदिवासी बेल्ट में वो भी नहीं मिल रही है उन लोगों को। तो आदिवासी बेल्ट में हमारा ज़्यादा काम चल रहा है महाराष्ट्र में। तो ये सप्तसूत्री बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम लोग जो चर्चा हुई है ये सप्तसूत्री भी है। जो सप्तसूत्री अच्छी तरह से जो गाँव पालन करता है, जो सरपंच साहब ने बोला कि लोक सहभाग ज़्यादा जरूरी है गांव में काम करने से। छोटे छोटे बच्चे उनके गांव में अपना काम समझ के काम कर रहे हैं, इसलिए आपको रिजल्ट मिल रहा है उधर। और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं होते गांव में, गांव के इस काम में, तो उस गांव का डेवलपमेंट तो पीछे रहेगा। इसलिए लोक सहभाग सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप प्रश्न कर रहे थे, बस ये लास्ट करते हैं टाइम को देख के।
ओम शांति। ये 11 तारीख को हम लोग 4 साहेबगंज जिला से चले हैं, 4 दिन बाद यहाँ पहुँचे और जीवन में पहली बार पहुँचे हैं। और इसलिए मैं भावुक भी हूँ और मेरे कुछ उद्गार हैं 2-4, ज़्यादा नहीं। मैं अपनी राखी दीदी के यशस्वी और ओजस्वी वाणी को सुनकर मैं बहुत आह्लादित हूँ। और इन 3 दिनों में जो देवतुल्य वास्तव में इस यहाँ खड़ा होकर बोलना, ये इस जन्म का नहीं, ये कई पूर्व जन्मों का, कई अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हम यहाँ हैं। नहीं तो हम यहाँ खड़ा होने की भी हमारी स्थिति नहीं होती। अब मैं विषय पे आता हूँ। सियाराम यादव जी जरा आएंगे। ये मेरे पिता नहीं हैं, मेरे मित्र हैं। और हमारी दोस्ती के लिए ज़रा सा आप लोग मुस्कुराइए कि हमारी कैसी दोस्ती है। ये 73 बरस के हमारे मित्र हैं। कितने साल के? 73 बरस के। और मैं जो है 51 वर्ष का हूँ। और हमारी दोस्ती का मिसाल ये है कि हम लोग, यहीं खड़ा रहिए, हम लोग 2012 में रांची गए। वहाँ पर वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस था और उसमें मैंने अपने स्पीच को रखा कि साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से पतित पावन गंगा बहती है। वहाँ सबसे अधिक पशुधन है, परंतु हमारे यहाँ कोई डेयरी फार्म नहीं है। और 50,000 लीटर की डेयरी फार्म साहेबगंज में खुली और आज आप उस डेयरी फार्म के सचिव के नाते काम कर रहे हैं। इसलिए मैं परिचय चाहता था। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़का हूँ। मैंने ऑफिसर्स की भी जॉब की, लेकिन मेरा मन रमा गोबर में। मन कहाँ लगा? दीदी CRS की बात कर रही हैं, मैं NGO चलाता हूँ, मुझे सब पता है। गोबर में मन लगा। हमारे यहाँ गोबर को जब बाढ़ आती थी, ट्रक का ट्रक लोग बहवा देते थे। मैंने संकल्प लिया गोबर से केचुआ खाद बनाना। और उसके लिए जब मैं इस पर काम किया, मेरा टीवी में चला वीडियो, और गोबर से खाद बनाकर किसान संपन्न हुए। तो ये एक चीज़ हम लोगों को करना है, जैसे यहाँ प्रश्न हुआ। दूसरा, गौमूत्र, गाय का दूध से ज़्यादा कीमती गौमूत्र है। हम लोगों ने गौझरन बनाया, 100 रुपया लीटर हमने गौमूत्र को बेचा। वो भी कहाँ? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के कैंपस में खड़े होकर बताया इसकी विशेषता। लेकिन कौन सी? परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मुरली जब हम लोग सुनते हैं, उस दिन मुरली में भी 1 सप्ताह के अंदर इसी आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसानों समृद्ध गांव की बात आई है। उस मुरली में कहा गया है कि हम सभी तो संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं और विश्व में सतयुग लाना चाहते हैं। सतयुग में और आज के इस कलयुग में थोड़ा सा अंतर भी हमको समझना है। सतयुग में क्या था? गाय भी शुद्ध दूध दिया करती थी, गोबर भी शुद्ध हुआ करता था। यही बात मुरली में आई और उसका जो पोषण हम करते थे तो हमारा आत्मा भी पवित्र हुआ करता भैया था। सार में टाइम हो रहा है। बस खत्म कर रहा हूँ, एक लाइन। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर हमें सतयुग लाना है तो हम सभी अपना, आज जितने भी किसान आए हैं, मैं किसान के नाते बोल रहा हूँ, किसान के नाते काम करता हूँ, हम सभी संकल्प लें कि जहाँ जिस सेंटर पर भारत के हम लोग हैं, हम लोग यहाँ से जाकर यौगिक खेती के लिए एक एक ग्राम को जरूर चुने। एक एक गांव को, हम जिस गांव के हैं उससे तो हमारी ममता है, उस गांव में जाकर हम लोग राज ऋषि ग्राम को बनाएंगे। यही संकल्प लेते हैं और आप सबका आशीर्वाद लेते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार से आप सब सुन रहे हैं। मंचासीन सभी अतिथियों को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी, बाद में करेंगे। बस अब मैं यहाँ से एक ही बात, कहते हैं दिल की बात दिल तक पहुँचती है, वो आप सबको संकल्प देकर भेजूंगी परमात्मा की ओर से कि एक मनुष्य सागर के पास गया, सागर को कहा सागर तुम कितने विशाल हो, लेकिन तुम्हारा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। तनिक थोड़ा और आगे बढ़ा तो कोयल को देखा और कोयल को देखकर कहा कि कोयल तुम कितना मीठा गाती हो, लेकिन तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। मनुष्य और आगे बढ़ा, नीम का पेड़ देखा और नीम को देखकर कहा नीम तुम्हारा हर एक तत्व औषधीय वाला है, लेकिन तुम कड़वे न होते तो कितना अच्छा होता। चांद को देखा, चांद तुम कितने शीतल हो, लेकिन तुम में दाग न होता तो कितना अच्छा होता। आगे बढ़ा तो प्रकृति ने कहा, भूमि, गगन, जल, वायु, अग्नि। प्रकृति ने कहा हे मनुष्य तुम कितने अच्छे हो, लेकिन तुम कमी न देखते तो कितना अच्छा हो जाता। आज ये संकल्प यहाँ से लेकर जाएं और अंतिम पंक्तियों के साथ समाप्ति एक नए शुभारंभ के लिए कि ओ जीवन के थके पखेरू, बढ़े चलो मत हिम्मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो। अब क्या जब धरती टूटी है, उड़ने को आकाश बहुत है, जगनियता से मिलन के लिए आशा कम विश्वास बहुत है। वो विश्वास आप यहाँ से लेकर जाएं इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, बाबा की और दादियों की दुआओं के साथ। ओम शांति। अभी हमारा कार्यक्रम अगला शुरू होगा। आपसे अनुरोध है आप सब बैठे रहेंगे, समापन सत्र शुरू होगा। फ्रेश होने के लिए आप लोग उठ सकते हैं। अब तक जितने अनुशासन से आप सब ने सुना है, हम सबको झेला है, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बाबा की याद।